जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, जैसा कि जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 है उसकी 500 स्पेशल क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली 301 से लेके 325 तक के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। 300 प्रश्न का डिस्कशन आपको अब तक मिल चुका होगा। ठीक है, और देखिए ये जो पीडीएफ अभी आपके सामने डिस्कशन होने वाली है, मैंने बहुत डिटेल में इसको देखा है। ठीक है, हम लोगों ने रिव्यू भी किया है। क्योंकि अब समय कम बचा है तो एक दो टाइपिंग एरर इस पीडीएफ में आपको दिखेगी, लेकिन जो आपको आपके ग्रुप में पीडीएफ मिलेगा वो टाइपिंग एरर फ्री मिलेगा। हम लोगों ने प्रॉपर चीजों को देख के और अरेंज करके वहां पे रखा है। ठीक है, ग्रुप में आपको पूरा सब चीजें चेक होके रीचेक होके मिलेंगी। ठीक है, तो जो 2022 का दोस्तों यूपी पीसीएस प्री आने वाला है, इवन अगर आप स्टेट पीसीएस अदर भी दे रहे हैं, जैसे आप अगर बिहार पीसीएस दे रहे हैं, तो भी ये वाला जो 500 क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके ये महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं 301वें प्रश्न से। अभी तक आप लोग ने बहुत सारे प्रश्न इसमें देख लिए होंगे। टू द पॉइंट है, बहुत ज्यादा इधर उधर की बात नहीं है। आज हम लोग ने कुछ कुछ डायग्राम और चित्र आपके सामने रखे हैं, ताकि बेसिकली क्या होगा, डायग्राम चित्र से चीजें ग्रेस्प होने में आसान रहेगी। देखिए, एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस है, मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत ज्यादा चांस है कि प्रश्न आपके सीधे सीधे यहीं से आ जाएंगे। बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, आपने अगर प्रीवियस ईयर यूपी पीसीएस बीपीएससी इनके पेपर्स अगर आपने देखे होंगे, तो जैसे आस्कर पूछता है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड पूछता है, आपका नोबेल प्राइज पूछता है, कोई चीज कहीं भारत में इनिशिएट हुई, नई शुरुआत हुई तो वो पूछता है, कुछ किताबों के बारे में पूछता है। वो सब यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है। तो मेरे हिसाब से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी एग्जाम इज अबाउट अनसर्टेनिटी, तो हम लोग वो तो भाई एग्जाम में डील करते ही हैं, चीजों को पढ़ के। जो आता रहेगा, नहीं आता रहेगा तो थोड़ा आगे पीछे करके वहां पे डील करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, who has been appointed as the vice chairman of Asian Infrastructure Investment Bank। तो AIIB का, ठीक है, वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया है, प्रश्न ये है। इसका सही आंसर है सी, उर्जित पटेल। ठीक है, तो मैं आपसे बता दूं, इसका सही आंसर है ना, इसका सही आंसर है उर्जित पटेल। आपको पता होगा उर्जित पटेल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी गवर्नर थे पुराने। ठीक है, तो पूर्व ये गवर्नर रह चुके हैं। अब एआईआईबी क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। अब देखिए ध्यान से, तो ये क्या है, एआईआईबी लास्ट में बी है, ये ध्यान में रखिए। इसका मुख्यालय है बीजिंग। ठीक है, लास्ट में बी आता है तो इसका मुख्यालय कहां पे हो जाएगा, बीजिंग। इसी तरह से दोस्तों एक है आपका ब्रिक्स बैंक, BRICS, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी भी बोलते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है, ब्रिक्स बैंक अगर आप देखेंगे तो लास्ट में एस आता है, इसका मुख्यालय होता है शंघाई। तो ये दो मुख्यालय भी आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न आराम से बन सकता है। ठीक है, अब ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संदर्भ में आप ध्यान देंगे, इसमें जो है दोस्तों अगर आप देखोगे, ठीक है, इसमें अगर देखोगे तो भारत इसका एआईआईबी का क्या है, संस्थापक सदस्य है। पहली बात ये भी ध्यान रखनी है। और दूसरा ध्यान रखनी है, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा वोटिंग शेयर किसके पास है, दूसरा सबसे बड़ा वोटिंग शेयर है भारत के पास। ठीक है, तो दो चीजें आपको बहुत महत्वपूर्ण है जो ध्यान रखनी है, कि चीन के बाद सबसे बड़ा वोटिंग शेयर अगर किसी के पास है तो वो भारत है। ठीक है, तो ये दो चीज आपका ध्यान रखना है। अगला है 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड के संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं। ठीक है, तो कह रहा है फिल्म पावर ऑफ डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया। तो बेस्ट मोशन यहाँ पे, ठीक है, ये वाला शो होता है, वही एक छोटी मोटी एरर है, इससे आपको कोई प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी मोटी एरर वो सामने से निकल जाती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो टाइप करता है कई बार ध्यान में नहीं होता उसके, है ना। तो ये देखिएगा, बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड किसको दिया गया, फिल्म पावर ऑफ द डॉग को दिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब पावर ऑफ द डॉग अभी आपने वो देखी होगी, डॉक्टर स्ट्रेंज, तो बेनेडिक्ट कम्बरबैच, ठीक है, पावर ऑफ द डॉग उसके हीरो हैं। फिर दूसरा है, अभिनेता विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का अवार्ड प्रदान किया गया। तो ये भी बात सही है। ठीक है, विल स्मिथ, अभी आपने याद होगा क्रिस रॉक को एक झापड़ लगा दिया, है ना, तो इस वजह से न्यूज में है, और ज्यादा जब न्यूज में है तो बहुत ज्यादा चांस है कि प्रश्न में आएंगे। अब ध्यान रखिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी इनको मिला है, विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का अवार्ड, और ऑस्कर में भी मिला है। मूवी कौन थी, मूवी थी किंग रिचर्ड्स। तो ये ध्यान रखिएगा, मूवी थी किंग रिचर्ड्स, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो मूवी है ना, ये आपको दिखेगा, मूवी है किंग रिचर्ड, विल स्मिथ आपको दिख रहे होंगे। बेसिकली आपने नाम सुना होगा, सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स, दो बहनें हैं, टेनिस में इन्होंने पूरे दुनिया में एकदम आग लगा दी थी। ठीक है, तो इसी कहानी पर आधारित ये पिक्चर बनी है। ठीक है, किंग रिचर्ड बहुत अच्छी मूवी है, आप देख सकते हैं उसको।
तो दूसरा क्या हो गया, विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का अवार्ड मिला है। तीसरा, निकोल किडमैन को बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का अवार्ड दिया गया, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो निकोल किडमैन को बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का अवार्ड किया गया। तो 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड के संदर्भ में आप ये तीनों कथनों को याद रखेंगे, तीनों कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो द पावर ऑफ डॉग, पहला हो गया मोशन फिल्म, दूसरा हो गया मोशन फिल्म सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेता अभिनेत्री, है ना, कौन कौन से हैं, तो फिल्म किंग रिचर्ड्स के लिए विल स्मिथ, याद रखना है, क्रिस रॉक को थप्पड़ मारा ऑस्कर भी मिला है, और निकोल किडमैन बीइंग द रिकॉर्डोस, ठीक है, बीइंग द रिकॉर्डोस नाम की पिक्चर के लिए निकोल किडमैन को मिला है बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, अगला है ना, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2022। निशांत सर अभी आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ा रहे थे, ठीक है, मैं भी क्लासेस देखता ही रहता हूं उनकी, तो उसमें इन्होंने बहुत डिटेल में चीजें डिस्कशन की थी, कमेंट सेक्शन में बताया था की थी कि नहीं की थी, ठीक है। तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन, ठीक है, वो बता रहे थे कुछ कुछ समुद्र में से वो ड्रैगन ऐसे निकलता है, तो ये ध्यान रखना है, सी ड्रैगन बेसिकली 2022 क्या है, एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज है, पहली बात तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अच्छा, यहां पर अब ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज है, ये इसका आयोजन कहां पर किया गया, अमेरिका के गुआम में किया गया, पहला कथन ये भी सही है, ठीक है। तो इसका आयोजन कहा गया अमेरिका के गुआम, गुआम कहां है, चाइना से थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना तो वहीं पे पास में है गुआम, गुआम आइलैंड है पैसिफिक में, ठीक है, पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में। तो इसका आयोजन गुआम में किया गया, किन किन देशों के मध्य किया गया, तो क्वाड देश, क्वाड देश मतलब जय वीरू, यानी जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं अजय, अजय कोई होगा जो भी, है ना, तो अजय, अजय की हालांकि स्पेलिंग क्या बनती है, बाई होती है लास्ट में, लेकिन ध्यान रखें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इंडिया, ठीक है। तो ये होते हैं क्वाड। तो क्वाड देश, कनाडा और दक्षिण कोरिया, ये छह देशों ने पार्टिसिपेट किया किस अभ्यास में, सी ड्रैगन 2022। तो सी ड्रैगन 2022 में टोटल 6 देश थे, क्वाड, कनाडा, दक्षिण कोरिया, ये दिमाग में रखना है। अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, तो ये तीनों कथन इसमें सही है, ठीक है, तीनों कथन ही सही है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लोग जानबूझ के तीनों कथन सही वाले दे देते हैं ताकि आपको समझने में, रटने में आसान रहे, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी आएगा कि बहुपक्षीय अभ्यास है आप टिक कर देंगे, कौन कराता है, अमेरिका कराता है, कितने भी तरह के इससे प्रश्न बन जाए, कौन पार्टिसिपेंट है बता देंगे आप कि अजय, सर ने बताया था अजय दक्षिण कोरिया और कनाडा, तो वो भी टिक कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन भी डिजाइन करते हैं कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाए, ठीक है। तो प्रशांत महासागर में है, ये आप इसको देख सकते हैं, भारतीय सेना का P-8I नामक जो तोही विमान है उसने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, who has authored, ठीक है, प्रश्न है who has authored the recently published book गांधी के किलर्स, ठीक है, हालांकि ये गांधी असासिन्स है, ठीक है, वो थोड़ा टाइपो एरर है, गांधी असासिन्स, है ना, इसको याद, गांधी, है ना, असासिन्स की किताब का नाम है द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसेस आइडिया ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं, ये जो किताब है सामने ही, इसको देख लेते हैं। तो ये किताब है, आप देखोगे, ठीक है, ये किताब है ना, गांधीज असासिन्स द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, किताब ये है, ठीक है। किताब ये आप सामने देख लो भाई, ये किताब है ना। अब ऑप्शन चार्ट तो दिया हुआ है, ऊपर क्या दिया हुआ है, धीरेन्द्र कुमार झा, जनरल निर्मल चंद्र विज, संजू वर्मा, जयंत घोषाल, तो इसका सही आंसर है धीरेन्द्र कुमार झा। अब यहाँ पर देखिए इस फोटो में ये धीरेन्द्र कुमार झा भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये धीरेन्द्र कुमार झा नहीं है, शायद गोडसे बाबा है क्या, जो भी होगा, मतलब अब मुझे नहीं आइडिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, धीरेन्द्र कुमार झा, मतलब यहाँ पे आप ये पोस्टर में देखेंगे, यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है, जो बुक है ना, धीरेन्द्र कुमार झा ने लिखी गांधी असासिन, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये धीरेन्द्र कुमार झा है कि गोडसे, ठीक है, जो भी है, मुझे यार इतना चेहरा बुढ़ौती आ गई है ना, तो इतना चेहरा पहचान नहीं आता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा चांस है कि सीधे सीधे आपको एग्जाम में मिल जाएगा। अगला है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, ठीक है, तो पहली महिला जज कौन है, तो आप ध्यान में रखिए, इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। पहली महिला जज यानी फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, भारत में आपको बताना है कमेंट सेक्शन में पहली महिला जज कौन थी, किस साल बनी थी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, आपको ये बात बतानी है कमेंट सेक्शन में। अच्छा, तो ये देखिए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन है, तो आयशा मलिक इज राइट आंसर, ठीक है। न्यायमूर्ति आयशा मलिक ने 24 जनवरी को उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी, ठीक है। तो आयशा मलिक ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार कोई महिला जज बनी है सुप्रीम कोर्ट की।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला है, बस सीधे सीधे ही, तो मतलब सीधे सीधे रटना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी कौन सा राष्ट्र करेगा? ठीक है, तो कौन राज्य कर रहा है? राष्ट्र नहीं, सॉरी, कौन सा राष्ट्र, तो भारत ही है। कौन सा राज्य कर रहा है? तो मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखिए 2022-23 की मेजबानी कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश कर रहा है, ये आपको याद रखना है सीधे सीधे। खेलो इंडिया यूथ गेम, मतलब ये तो सीधा सीधा रटना है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 मध्य प्रदेश, कुछ और नहीं। अगला है, वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है 26 दिसंबर। तो ध्यान में रखिए, पहली बात दोस्तों, 25 दिसंबर को हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं। ठीक है, जो वीर बाल दिवस है दोस्तों, ये देखिए आप नरेंद्र मोदी जी का जो ट्वीट है यहाँ पर, ठीक है, आप देखेंगे, है ना, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई। श्री गुरु गोविंद सिंह जी एंड द फोर साहिबजादेस गिव स्ट्रेंथ टू मिलियन ऑफ पीपल्स, दे नेवर बोर्ड इनजस्टिस, they envisioned a world that is inclusive and harmonious. It is the need of our for more people to know about them. बेसिकली इस बार भारत जब आजादी का अमृत महोत्सव दोस्तों मना रहा है, तो आप कुछ नामों को ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन जिन के बारे में यहाँ पे संस्कृति मंत्रालय मोदी जी हमेशा बताते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे वेलू नाचियार, आपने एक नाम सुना होगा। ठीक है, मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ, एक दो चीजें ऐड कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को आसानी रहेगी। ठीक है, तो आपने वेलू नाचियार का नाम सुना होगा बेसिकली। ठीक है, और ये वेलू नाचियार क्या थी? ये तमिलनाडु की, ये बेसिकली एक पहली रानी थी। ठीक है, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में पहली ऐसी रानी थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था? विद्रोह किया था। 1790 के दशक में इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, इनकी भी 292वीं जयंती अभी मनाई गई है, 290 प्लस वाली जयंती मनाई गई है, तो मोदी जी ने इनको भी याद किया बेसिकली। अच्छी बात हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री में ये है कि जो हमारे राष्ट्र के प्रति जो लोग समर्पित हुए, उनके बारे में ये राष्ट्र को याद दिलाते रहते हैं, और अच्छी बात है, हमें अपने जो वीर सपूत हैं उनके बारे में याद रखना ही चाहिए। तो वेलू नाचियार बेसिकली आप देखेंगे मद्रास प्रेसिडेंसी में थी, और इन्होंने हैदर अली, ठीक है, टीपू सुल्तान के जो पिताजी थे हैदर अली के साथ मिलकर इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1790 के आसपास में युद्ध लड़ा था। 1780-90 के बीच में इन्होंने युद्ध लड़ा था। इनको याद रखिए, वेलू नाचियार। उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लिखा है साहिबजादा जोरावर सिंह जी एंड साहिबजादा फतेह सिंह जी। ठीक है, बेसिकली इन दोनों लोग को औरंगजेब ने क्या किया था? दीवाल में चुनवा दिया था। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये भयावह है ना, यहाँ पर देखिए ये नव भारत टाइम्स की न्यूज है ना, क्या लिखा है ये आप देखेंगे 1704 में। ठीक है, 1704 में गुरु गोविंद सिंह जी के जो परिवार है, गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो इसी को ऑनर किया जाता है 26 दिसंबर। तो ध्यान रखिए, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर। किस उद्देश्य से मनाया जाता है? तो जोरावर सिंह जो साहिबजादे थे, बेसिकली जो चारों साहिबजादे थे, है ना, उनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है, मुगलों द्वारा, तो इस वजह से यह मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन थे, ये बेसिकली आप दो नाम देखेंगे, जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। ठीक है, तो दो आप इनको देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर अगला है क्वेश्चन, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2022 और 2023 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी? बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है टाटा आईपीएल, टाटा आईपीएल। हालांकि मैंने तो एक मैच आज तक नहीं देखा, फिर भी मतलब बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, तो आप लोग पता ही होगा, देखते ही होंगे आप लोग आईपीएल। ठीक है, धोनी की टीम जीतती रहती है हमेशा, ऐसा न्यूज में आता रहता है। तो आईपीएल 2022-23 के लिए कौन है? टाटा ग्रुप, है ना, टाटा ग्रुप स्पॉन्सर है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। वीवो ने आईपीएल, है ना, ट्रांसफर अनुरोध हो गई है, 22 और 23 में यह टाइटल का स्पॉन्सर होगा। अगला है, कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? सॉरी, इंग्लिश वाला भी किनारे आप देख पाएंगे। विच सिटी हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट? तो याद आना कि अब बेसिकली ना वाटर मेट्रो वेट्रो वहीं तो होगी जहां पे वाटर ज्यादा होगा और जहां पे लोग डेवलप्ड होंगे। तो बेसिकली केरला का जो शहर है वो आप टिक कर देंगे, तो कोच्चि इज राइट आंसर। ठीक है, तो कोच्चि में आप देखोगे यही वाली ये मेट्रो है, यही देखो कोच्चि वाटर मेट्रो आपको दिखेगी। ठीक है, ये बेसिकली बहुत सुंदर, अब ये मुझे समझ नहीं, इसको मेट्रो के बोला वाटर जहाज बोल देते, क्या उखड़ जाता है ना, मतलब मेट्रो क्यों है ये नहीं समझ में आई, लेकिन ठीक है, मतलब कोच्चि वाटर मेट्रो पहली बार मुझे लगा कि यार जल के अंदर ना सुरंग उरंग में मेट्रो चला दिए, ऐसा मुझे फील आई। बाद में मैंने कहा एक बार देख लेते हैं, नहीं तो पता चले यहाँ पे आके कुछ बकैती कर दिया और गलत हो गया क्वेश्चन, तो इस वजह से चेक करने पता चला नहीं यार ये वही है, मतलब है ना, ये जहाज ही है काइंड ऑफ, थोड़ा सुंदर लग रहा है देखने में, यॉट टाइप का लग रहा है। तो वाटर मेट्रो इन्होंने शुरू किया। 310वां प्रश्न है। ठीक है, 310वां प्रश्न है, किस देश में पहली बार डॉक्टर्स ने सुअर के हृदय को इंसानों में प्रत्यारोपण किया है? ठीक है, रिसेंटली इन विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम डॉक्टर्स हैव ट्रांसप्लांटेड द पिग्स हार्ट इनटू ह्यूमंस? तो आंसर है अमेरिका। ऐसा बड़ा बड़ा काम अमेरिका वाले ही करते रहते हैं।
इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं तो अच्छा होगा। ठीक है, ये बेसिकली क्यों न्यूज में रहा अभी अभी ना जानते हैं, अभी ये और ज्यादा चर्चा में रहा है तो और ज्यादा चांस है कि आ जाएगा। यूएस मैन विद ट्रांसप्लांटेड पिग हार्ट लाइकली डाइड ड्यू टू अ वायरस दैट डज नॉट इन्फेक्ट ह्यूमन। ये न्यूज में भी है, अभी 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले इसकी मृत्यु हो गई, जिसको ये ट्रांसप्लांट किया गया था, 2 महीने पहले ट्रांसप्लांट किया गया था यूएसए की मैरीलैंड यूनिवर्सिटी है, वहां पे ट्रांसप्लांट किया गया था। तो आप देखोगे यही, ये क्या नाम है इनका, है ना, डेविड बेनेट सीनियर, इनका नाम है डेविड बेनेट सीनियर। इनको सुअर का हार्ट लगाया गया। ठीक है, सुअर का हार्ट लगाया गया, जीन थेरेपी वाला सुअर का हार्ट। ठीक है, अब क्यों सुअर का हार्ट लगाया गया बेसिकली दोस्तों, आप जानते हैं जैसे जो सुअर होता है, सुअर का जो हार्ट होता है उसको आराम से आप एडिटिंग कर सकते हैं, जीन एडिटिंग उसमें बहुत आसानी होती है, इस वजह से सुअर का हार्ट लगाया गया। मे बी बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया उस हार्ट को और ये मृत्यु हो गई। इनके में जो वायरस पाया गया, इनकी जांच पता चला जब इनकी मृत्यु हो गई तो पता चला कि जो हार्ट था, हार्ट पे कुछ वायरस थे, वो वायरस पिग्स में ही होते हैं, ह्यूमन में नहीं होते हैं। तो इन कारण से में भी इनकी मृत्यु हुई, जेनेटिकली अल्टर्ड पिग थे। ठीक है, इसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये आप देखोगे। ठीक है, तो यूएस के हैं ये, याद रखना है बस, बेसिकली हमें यूएस के हैं याद रखना है। ठीक है, मैरीलैंड यूनिवर्सिटी। फिर अगला है हाल में ही अमेरिकी सिक्के पर। ठीक है, तो who is the first black woman who appeared on the US coin recently? तो पहली ब्लैक यानी अश्वेत महिला जो कि यूएस के कॉइन पर है, उनका नाम है एंजेलो। ठीक है, तो माया एंजेलो आप देखेंगे इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप इनका ये देख पाएंगे जो सिक्का है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है माया एंजेलो। ये बेसिकली एक यूएस की पोएट है। ठीक है, ये यूएस की पोएट है। ठीक है, और महिला अधिकारों और ब्लैक अधिकारों के लेके काफी ये फेमस है। ठीक है, तो कवि और कार्यकर्ता, ठीक है, पोएट एंड एक्टिविस्ट माया एंजेलो हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू अपीयर ऑन यूएस कॉइन। याद रखना है। ठीक है, देखिए बेसिकली इस वजह से याद रखना है क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट बार ये कई क्वेश्चन ऐसा पूछे थे यूपीपीसीएस खासतौर पे जो यूएसए से रिलेटेड था कि पहली सेक्रेटरी कौन बना दिया गया, ये कौन बना दिया गया, अब उसमें नमवा कंफ्यूज रहता है। तो माया एंजेलो याद रखिए, बहुत आसान है। ठीक है, टफ नहीं है। पंडित बिरजू जी महाराज, इनका निधन हो गया। कब निधन हुआ? 17 जनवरी 2020 को। वह किस नृत्य शैली के लिए प्रमुख थे? तो पंडित बिरजू महाराज who passed away on 17 जनवरी was famous for which dance form? तो कथक भाई बहुत फेमस है। ठीक है, तो पहली बात आप 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो डेट भी याद कर लीजिए कि कब इनका निधन हुआ, क्या है कि यूपीपीसीएस वाले नहीं पूछेंगे तो बीपीएससी वाले पूछ सकते हैं, ये है ना। तो आप इसको ध्यान रखिए कि भैया कथक के लिए है घराना कौन सा है, तो ध्यान रखिए लखनऊ घराना। ठीक है, तो लखनऊ घराने से थे। ठीक है, लखनऊ घराने से, और कथक के बहुत ही फेमस ये आर्टिस्ट थे। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो गई। 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ, ये भी आप दिमाग में रखिएगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। और दोस्तों अगर आप ये वाला पेड कोर्स, चूंकि अभी 25 क्वेश्चन ही ये पब्लिक है, हालांकि जनरली हम लोग अल्टरनेट वीडियो इसके पब्लिक कर दे रहे हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए और ये सारा मटेरियल चाहिए आपको, है ना, और इसकी वीडियो डिस्कशन सभी की कंप्लीट चाहिए, तो आप इन दोनों मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपको कॉल करना है तो ध्यान रखें केवल इस नंबर पे कॉल होगी, 9519780078। कॉल केवल इस नंबर पे होगी। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, इस नंबर पे कॉल करते हैं फिर कहेंगे सर कॉल नहीं उठती है, फिर पेमेंट नंबर वाले पे कॉल करते हैं कहेंगे सर कॉल नहीं उठती है। तो देखिए थोड़ा सा मेरे हिसाब से आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट भी हैं तो चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब बार बार कहा जा रहा है इस नंबर पे कॉल लगेगी तो इसी नंबर पे कॉल लगेगी। अदर नंबर पे करेंगे तो सीधी बात है आपको थोड़ा समय लगेगा, मतलब रिप्लाई आने में, और यहाँ पे जब कांटेक्ट किया जाएगा कि भैया कॉल करना है तो आपसे कांटेक्ट हो पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा वहां पे आपको समय लगेगा। तो ये 2 नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। केवल 210 रुपीज इसकी फीस है, तो बहुत कम फीस है, और 500 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर डिस्कशन होते हैं। अगला है इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट। अब देखिए ये ना जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। इसी साल आई, मतलब 2021 में ही आई, हर 2 साल में ये जारी किया जाता है। ठीक है, वन सर्वेक्षण भारतीय इंडियन फॉरेस्ट सर्वे के द्वारा ये जारी किया जाता है हर बार। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये रिपोर्ट के कुछ आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, तो हमने इसका ये कंप्लीट क्वेश्चन ही बना दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया इज 21.71% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। तो एकदम सही है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार 21.71, 71 हालांकि पढ़ते हैं लेकिन हम मैं सीधे ऐसे पढ़ रहे हो, 2171 इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया का क्या है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कवर है। यहां पर आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश यानी एमपी
फिर अरुणाचल प्रदेश, और फिर छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर ओडिशा, और 5वें नंबर पे महाराष्ट्र। ये ऑर्डर है वन क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़, फोर्थ नंबर पे उड़ीसा, फिफ्थ नंबर पे एमएच। तीन एटलीस्ट आपको याद रखना है, मच, MAH, MAC, मैक याद कर लिए, मैकबुक होती है ना, ठीक है, तो मैकबुक याद कर लीजिए, MAC, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये याद करना पड़ेगा कि तीन ऑर्डर है क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है। तो इस वन स्थिति रिपोर्ट ने कहा कि 21.71% वन है। फिर ये कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट, एन इंक्रीज ऑफ 1540 स्क्वायर किलोमीटर हैज बीन रजिस्टर्ड इन द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया एज कंपेयर टू द प्रीवियस रिपोर्ट। तो सही बात है, 1540 स्क्वायर किलोमीटर का वृद्धि मिला है इस बार पिछले रिपोर्ट से। टाइगर रिजर्व के वनावरण में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व का है। तो देखिए बेसिकली दो चीजें होती है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। टाइगर रिजर्व के वनावरण में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक टाइगर रिजर्व है 100 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर का टाइगर रिजर्व है, और अगला टाइगर रिजर्व है 100 स्क्वायर किलोमीटर, मैं किलोमीटर स्क्वायर लिख दे रहा हूं, अगला टाइगर रिजर्व है 200 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब कहना ये चाह रहा है, इसका मान लो 95 स्क्वायर किलोमीटर वन आवरण है, और इसका है आपका 180 किलोमीटर। तो वन आवरण ज्यादा किसमें है, वन आवरण ज्यादा इसमें है, लेकिन प्रतिशत वन आवरण ज्यादा किसमें है, ऊपर वाले में 95% है। तो बेसिकली जो पक्के टाइगर रिजर्व है ना, वो प्रतिशत वन आवरण में सबसे ज्यादा है, ये ध्यान रखना है। जबकि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन श्रीशैलम, ठीक है, आंध्र प्रदेश का है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आंकड़े नीचे दिए हुए हैं, प्रॉपर चीजें बताए हुए हैं, ठीक है। तो नागार्जुन श्रीशैलम यहाँ पर बताया क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा, ठीक है, कौन है, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, प्रॉपर टेबल बनी हुई है। और देखिए अच्छी बात ये है दोस्तों इस पीडीएफ में कि आपको डिस्कशन जो है वो कंप्लीट मेरे हिसाब से आपको प्रॉपर फॉर्मेट में और अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिलता है। हाल में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बना, वो रिसेंटली बिकम द फर्स्ट हाईकोर्ट ऑफ द कंट्री टू सेट अप जस्टिस क्लॉक। तो किसने किया, बेसिकली गुजरात हाईकोर्ट। तो डी आंसर करेक्ट है। बेसिकली इन्होंने क्या किया, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ऑफ गुजरात, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। देखो यहाँ पर बताया गया एज, मतलब कितने साल पुराने केसेस हैं, तो 25 साल पुराने केसेस कितने हैं, 20,000, और अभी आज लिस्टेड है वही 637 केस आज लिस्टेड है। तो बेसिकली ये बात समझिए, कहना ये जरा ना, ये चीज अब जस्टिस है, ये चीज आपको बताएगी कि देखो इतने केस पेंडिंग है, बहुत अच्छी बात है। जब ये लोगों में क्या जवाबदेही की डिमांड करेगी कि जनता जवाबदेही करेगी, भैया आप इतने केस पेंडिंग क्यों रखे हो, तो केस आसानी सॉल्व हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं जस्टिस क्लॉक। इन्होंने स्टार्ट किया गुजरात हाईकोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ऑफ गुजरात। आप देखो कितने केसेस पेंडिंग है, 10 साल पुराने 1,77,000 कितने, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 17,76,178 केस पेंडिंग है। आप देखो मतलब कितनी हैवी संख्या है, ठीक है। तो बहुत मतलब बड़ी बात है। 7 फीट ऊंचाई पर किया गया गुजरात हाईकोर्ट प्रेमिसिस के पास, ठीक है। तो ये गुजरात हाईकोर्ट में इन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आपको ये दिमाग में रखना है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इसको इसको उद्घाटन किया, ठीक है। देखिए आपके सामने याद जाने से ये क्लॉक है ना, ये क्लॉक दिख जाने से आपको याद रहेगा, और याद रहेगा तो एग्जाम में आराम से कर लोगे, ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ठीक हो जाता है। अगला है, किस विच स्टेट यूनियन टेरिटरी पुलिस हैज रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट पॉडकास्ट किस्सा खाकी का। तो किस्सा खाकी का में ये क्या करते हैं, बेसिकली अपराध, तहकीकात और मानवीय पहलुओं की अनसुनी कहानियों की सीरीज को डिजिटल ऑडियो के जरिए, वो नहीं होता क्राइम पेट्रोल और देर से सोना है तो जाग जाइए ऐसा बकैती, कि ऐसे अपराधी अपराधी है ना, कि पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, पुलिस ने बहादुरी दिखाई, बचा लिया किसी को, वो सब इसमें किस्सा खाकी का ये पॉडकास्ट होगा। किसने स्टार्ट किया, ये दिल्ली ने, ठीक है। तो दिल्ली इज द राइट आंसर। तो दिल्ली ने स्टार्ट किया, दिल्ली ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का। पॉडकास्ट बेसिकली क्या होता है, ऑडियो रेडियो टाइप का होता है ना, ऑडियो मतलब बहुत सारे पॉडकास्ट चलते रहते हैं, तो आप देखेंगे ये, ठीक है। तो ये है। फिर किस संस्था द्वारा सारथी मोबाइल ऐप जारी किया गया, सारथी मोबाइल ऐप, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हालांकि एरर नहीं है एग्जैक्टली,
ये टाइप अब ऐसे ही होगा, ये र पे ये है थी, सा रुपया वाला र और थी है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब इसमें ना जब रुपया वाला र लगेगा तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये हो सकता है आरबीआई जारी करे, कंफ्यूज जाओगे, लेकिन ध्यान रखना ये जारी करता है सेबी, ठीक है। तो सारथी मोबाइल ऐप किसने जारी किया? सेबी। ये क्या है? बेसिकली लोगों को जो सिक्योरिटी मार्केट है ना उसके बारे में जानकारी देगा, जैसे कि आईपीओ क्या होता है ना, ऑफर फॉर सेल क्या होता है, ठीक है, ऑप्शन क्या होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, पुट ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, बेसिकली छोटी मोटी जानकारियां, कि आप लोगों कोई आपको टिप दे कि ये वाला शेयर खरीद लो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, तो वो चीज नहीं फॉलो करनी है। ये सब चुरकटाई से बचाने के लिए तो क्या है, देखो ऑन जनवरी 19 द मार्केट रेगुलेटरी बॉडी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सेबी लॉन्च सारथी मोबाइल ऐप टू एम्पावर एंड सेंसिटाइज इन्वेस्टर्स। द पर्पज ऑफ दिस ऐप टू एम्पावर इन्वेस्टर अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग देम इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। तो भाई जो प्रतिभूति बाजार है उसके बारे में जानकारी देके सशक्त बनाएगा उपभोक्ताओं को, ठीक है। तो सारथी ध्यान रखना, सेबी के द्वारा ये किया गया है लॉन्च, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 17वां प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है? इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इंडिया टॉलेस्ट है ना फुटबॉल स्टेडियम हैज बीन बिल्ट। अब भाई सबसे ऊंची जगह इसमें से कौन सी है भाई, टिक मार दो। तो सिक्किम कंफ्यूजन हो सकता है और लद्दाख कंफ्यूजन हो सकता है, तो लद्दाख टिक कर देना, लद्दाख इज राइट आंसर, ठीक है। लद्दाख में बनाया गया है 11,000 फुट की ऊंचाई पर, ठीक है, फुटबॉल स्टेडियम यहाँ पर बनाया गया, तो आप ध्यान रखेंगे ले के स्पितुक जिले में, स्पितुक, ठीक है, स्पितुक नामक जगह पर बनाया गया लद्दाख में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है। बेसिकली ऊंचाई पर होने से ना वो ग्रेविटी का इंपैक्ट कम होता है, मतलब काफी असर पड़ता है। अगर आप कभी देखेंगे ऊंचाई पर अगर मैच हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है तो एथलेटिक जो जो खिलाड़ी हैं उनके परफॉर्मेंस से बहुत असर पड़ता है। जैसे इवन अभी बीच में मैं देख रहा था पेरू में मैच था अर्जेंटीना वर्सेस पेरू का, है ना। तो वहां पे क्या कहते हैं, वहां पे बहुत एफर्ट, मतलब लंग्स में आपको प्रॉब्लम होने लगेगी अगर आप वहां पे रनिंग करते हैं। फुटबॉल में आप देखते होंगे कितनी तेज रनिंग करनी पड़ती है, तो लंग्स में काफी इंपैक्ट पड़ता है। तो और इवन परफॉर्मेंस अच्छी भी हो जाती है, एक तरह से ग्रेविटी कम लगती है तो भागने में आसानी होती है थोड़ी सी, तो अलग अलग चीजें हैं, ये ध्यान में रखना है। बेसिकली सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम इतनी बकैती का एक चीज है, बस याद रखना है, लद्दाख में है, बस इतना एक चीज याद रखना है इसमें, ठीक है। अगला है द दावोस एजेंडा 2022 समिट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाज ऑर्गेनाइज्ड डिजिटली विद द थीम ऑफ। तो बेसिकली कह रहा है यही, कुल मिला के इसका कहना ये है कि जो 2022 का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो दावोस एजेंडा था उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। आप यहां पर अगर देखेंगे न्यूज में द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, ये आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो यहाँ पे किया गया पीएम डिलीवर्स स्टेट ऑफ द वर्ल्ड स्पेशल एड्रेस है द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एजेंडा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दोस्तों जो है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका मुख्यालय कहां पर है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है। तो आप यहां पर देखेंगे इसका मुख्यालय है कोलोगनी स्विट्जरलैंड, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? कोलोगनी स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर थे क्लास शॉव, ठीक है, शॉव, तो क्लास शॉव इसके फाउंडर थे, ठीक है। और बेसिकली इनका उद्देश्य यही है कि विश्व को इकोनॉमिक रूप से फ्री बनाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना और सब यही सब अंतपंत पकड़ी थी। मोदी जी यहाँ पर बोले कि भारत इन्वेस्टमेंट का बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पर आइए इन्वेस्ट कीजिए। तो देखिए बस बेसिकली ध्यान रखना है थीम क्या थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ये थीम थी, ये आपको बस दिमाग में रखना है, दावोस एजेंडा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्चुअल इवेंट था और मोदी जी यहाँ पर, ठीक है, किए थे। अब बोले हाल में ही यानी रिसेंटली पाकिस्तान फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैज बिकम। तो कौन बना फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर? तो आप देखेंगे ये है, ठीक है, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर, नाम है सारा गिल, ठीक है। तो सारा गिल, है ना, भारत में भी एक सारा है, सारा तेंदुलकर, और ये सारा गिल बिकम्स पाकिस्तान फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर, आपको ये दिमाग में रखना है। तो सही आंसर है इस डी, सारा गिल, ठीक है, डी आंसर है सारा गिल, पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। तो बहुत अच्छी बात है, ये वुमेन इंपावरमेंट है काफी, ठीक है। आप इसको देखोगे कहां से इन्होंने, जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची से इन्होंने पास किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई है?
तो सही आंसर है हरियाणा। मेरा पानी मेरी विरासत, ठीक है, माई वाटर माई हेरिटेज, मतलब माई लाइफ माई चॉइस, तो आया था ना, बड़ा फेमस हुआ था, माई लाइफ माई चॉइस, है ना, बहुत उसका मीम्स बना था। तो बस यही एक ध्यान है ना, मेरा पानी मेरी जो विरासत है, ये हरियाणा सरकार ने बेसिकली, इसका उद्देश्य क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। होता क्या है, हम लोग धान की फसल उगाते हैं, हम लोग गन्ने की फसल उगाते हैं जिसमें पानी बहुत ज्यादा खींचता है। तो हम कह रहे भैया पानी बचाने के आप एक काम करो, धान की जगह ऐसी फसल लगाओ जो प्रोडक्टिविटी अच्छी दे, बिके महंगा और पानी कम लगे। तो पानी भी संरक्षण, पैसा भी अच्छा मिलेगा, तो यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा। तो वही कह रहा है, पानी की खपत वाले धान के स्थान पर ऐसी फसलों को प्रोत्साहित करेंगे जिसमें पानी की कम हो, मतलब पानी की आवश्यकता कम हो। प्रति एकड़ 7,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। तो प्रति एकड़ 7,000 रुपए यहाँ पर आपको प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है, मतलब नहीं रखने की जरूरत है। मेरा पानी मेरी व्यवस्था तैयार रखिए, हरियाणा सरकार ने शुरू किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है 321वां क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो भाई 300 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कशन हो चुके हैं करंट अफेयर्स के, इससे नहीं आएगा बाहर से, एकदम चिल मारिए, इतना करिए और ऐश करिए, है ना। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है यार, 3 बार पीसीएस फ्री दिया है, तीनों बार मैंने निकाला है, अच्छे खासे नंबर से निकाला है। मतलब अगर कट ऑफ मान लो, अभी आप लोगों ने देखा है कट ऑफ 82 आपने कट ऑफ देखा होगा, इस बार आया था नेट, और मेरे नेट बनते हैं 100 मिनिमम, मिनिमम नेट 100 बनते हैं, 105 106 ऐसे बनते हैं। तो यार मतलब सीखिए थोड़ा सा, है ना, ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना है, 200 सोर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्लियर कट जो है स्टेट में लॉजिक लगाइए, थोड़ा इमेज देखिए, डायग्राम्स देखिए, याद करिए चीजों को, और एग्जाम में जाके एलिमिनेट करके इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे करके टिक करके चले आइए, हो जाएगा सिलेक्शन, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बोला है दिसंबर में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फोर्थ स्टेट हेल्थ इंडेक्स। तो क्या, इट वाज इशूड बाय नीति आयोग, पहला स्टेटमेंट। अमंग द बिग स्टेट केरला गॉट द फर्स्ट प्लेस, सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है अमंग द लार्ज स्टेट, है ना, बिहार रैंक सेकंड फ्रॉम द बॉटम। भाई लार्ज स्टेट में केरला फर्स्ट है, बिहार बीमारू राज्य बॉटम में है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तीसरा भी सही है, नीति आयोग द्वारा यह जारी किया गया। तो ये तीनों कथन सही है। तो स्टेट हेल्थ इंडेक्स, तो ध्यान रखें, फोर्थ स्टेट हेल्थ इंडेक्स जो जारी किया गया वो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई, और उनमें केरला फर्स्ट रैंक सबसे बड़न राज्यों में, और छोटकन वाले में बिहार, मतलब बड़कन वाले में सबसे नीचे से कौन है फर्स्ट, नीचे फर्स्ट हम है, नहीं मतलब हम नहीं है, यूपी पड़ोस में है, बिहार इज द फर्स्ट, ठीक है, नीचे से, ये दिमाग में रखना है। जहां पे नहीं समझ में आए, केरल फर्स्ट, बिहार नीचे से, बिहार यूपी नीचे से 1 2 3 में मार दीजिएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, खराब वाले में, है ना। तो ये देखिए बड़े राज्यों में, ठीक है, बिहार नीचे से दूसरे स्थान पे, ठीक है, बिहार नीचे से दूसरे स्थान पे रहा, और उत्तर प्रदेश सबसे नीचे स्थान, भाई क्या बात है ना। तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखा भी था बिहार इज सेकंड फ्रॉम द बॉटम, है ना। तो फर्स्ट कौन था भाई, तो फर्स्ट मैंने वही बोला था, हम थे, है ना, यही मैंने बोला था, इसीलिए बोला था, मुझे ये याद था कि फर्स्ट हम है मतलब यूपी वाले। तो जहां पे बिहार नहीं फर्स्ट होगा वहां पे यूपी वाले फर्स्ट हो जाएंगे। तो यूपी फर्स्ट है और बिहार नीचे से सेकंड, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला, क्षुद्रग्रस्त साइके के अध्ययन के लिए किस अंतरिक्ष, है ना, एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया जाएगा। फॉर द स्टडी ऑफ एस्टेरॉइड साइक, दैट साइके मिशन विल बी लॉन्च बाय द स्पेस एजेंसी इन 2022। ये ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको, है ना। पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं ना। तो नासा, इसरो, जासा और जाक्सा और स्पेस एक्स। अब यहाँ पर ध्यान रखें भाई, ये सब बेसिकली अंतरिक्ष एजेंसी ना, ये नासा ये सब बड़े बड़े काम करती है जो एकदम नहीं है, ठीक है। साइके बेसिकली क्या, एक प्रकार का एस्टेरॉइड है, ठीक है, साइके एक एस्टेरॉइड है। ध्यान में रखना यहाँ पर, ये जो है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्लियर। ये देखिए एस्टेरॉइड साइके, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे एम टाइप, ये देखो ये, है ना, प्रॉपर आपको ये गोल गोल घूमता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये बेसिकली ना देखो पूरा मेटल का बना हुआ, मतलब कई हजार करोड़ इसका प्राइस है। इसको अगर धरती में पकड़ के लेते आओ तो मतलब ये देखो, ये प्रॉपर अगर यहाँ पे देखोगे आप, ठीक है, ये देखो इधर, हाँ, ये थोड़ा सा मैंने लोकेशन घुमा दी कुछ कुछ, कोई बात नहीं, हमें बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो एस्टेरॉइड है, ठीक है, इसको देखिए इसको, है ना,
ये क्या, साइके वाज डिस्कवर्ड बाय इटालियन एस्ट्रोनॉमर एनिबेल डे गैस्परीज, है ना। ही नेम्ड द एस्टेरॉइड फॉर साइक, द ग्रीक गॉडेस ऑफ द साउल, who was born mortal and married Eros, the god of love। ठीक है, तो ये देखिए, ये बेसिकली सोल की जो ग्रीक गॉडेस है ना, यानी आत्मा की जो ग्रीक, अभी बेसिकली एक वेब सीरीज आई है, आपने देखा होगा अगर, मून नाइट। तो मून नाइट में वो क्या है, बेसिकली वही ग्रीक नहीं, मिस्र वाले जो गॉड है, मिस्र मिस्र वाले जो गॉड है ना, इजिप्शियन गॉड, उस पे वो बेस्ड है, इजिप्शियन गॉड पे बेस्ड है। ये जो साइक है उसका नाम है ग्रीक गॉडेस, है ना, ग्रीक गॉडेस पर डिपेंड है। बस इतना ध्यान रखना, ये बेसिकली ना, ये पूरा तरह से बना हुआ है किस पर, ये पूरा तरह से मेटल से बना हुआ है। और ये इसके क्राफ्ट यहाँ पे देखेंगे, ये ऐसा स्पेस क्राफ्ट वहां पे जाएगा, वहां का रिसर्च करेगा। ठीक है, तो ये है ना, ये प्रॉपर आप इसको देख पाएंगे, ये चीज यहाँ पर है। पृथ्वी के बारे में पता चलेगा, मेटल आ गया तो बहुत पैसे वाला ये है ना। क्या लिखा है, साइक ऑर्बिट्स द सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो एस्टेरॉइड होते भी वही है, जो मंगल और बृहस्पति, मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो घूमे, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग एस्टेरॉइड। ठीक है, ठीक है, तो जो मार्स और जुपिटर के बीच में घूमते हैं उसी को हम लोग बोलते भी हैं एस्टेरॉइड। और यहां पर आप देखेंगे ये जा रहा है, ठीक है, साइक एस्टेरॉइड। धातु समृद्ध वस्तु का अध्ययन करने के लिए ये है ना। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया? सीधे रटना है, संकल्प स्मारक अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए, मैं देखो बहुत ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आपने एक बार पीडीएफ रीड की होगी। ठीक है, नहीं भी रीड की होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधे सीधे रटिए और जाइए एग्जाम में फोड़ के आइए। ठीक है, तो लेकिन मैं एक बार आपसे सजेशन यही दूंगा कि एक बार आप क्या करिए, पहले पीडीएफ एक बार रीड करके आ जाइए, एक बार देख लीजिए पीडीएफ, फिर ये ऑडियो सुन लोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ऑडियो वीडियो देख लेंगे एकदम काम तमाम। तो यूनाइटेड संकल्प स्मारक अंडमान निकोबार में, अब ये क्या था बेसिकली, है ना, ये देखेंगे आप, इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए, ठीक है, आईएनए के जो बलिदान थे उनको याद करने के लिए स्मारक बनाया गया। आपको पता होगा अंडमान निकोबार में ही, ठीक है, इन्होंने झंडा फहराया था, जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, नेताजी, इन्होंने वहां पे झंडा फहराया था। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे संकल्प स्मारक, ठीक है, राष्ट्र को समर्पित यहाँ पर किया गया है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन जर्नलिस्ट वाज पोस्टह्यूमसली अवार्डेड द रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर ईयर 2022? दानिश सिद्दीकी, अभी अफगानिस्तान में इनकी हत्या हो गई थी, ठीक है, दानिश सिद्दीकी की। और आप देखेंगे ये जो दानिश सिद्दीकी, अभी इनको पुलित्जर प्राइज भी मिला है, रमन सर ने इसके लिए वीडियो भी बनाया था। ठीक है, तो फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी वाज अवार्डेड, ठीक है, तो क्या क्या अवार्ड किया गया इनको, रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, मुंबई प्रेस क्लब के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग साहित्य अकेडमी अवार्ड? तो मेघा मजूमदार वॉन द साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार फॉर हर बुक अ बर्निंग। ठीक है, अ बर्निंग के लिए युवा पुरस्कार साहित्य किसको दिया गया? मेघा मजूमदार, एकदम सही बात है, पहला कथन एकदम सही है। नमिता गोखले, ठीक है, नमिता गोखले इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर हर नॉवेल थिंग्स टू लीव बिहाइंड, थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए नमिता गोखले को दिया गया, ये भी सही बात है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। दया प्रकाश सिन्हा वाज गिवन दिस अवार्ड इस प्ले नाटक सम्राट अशोक इन हिंदी लैंग्वेज, तो एकदम सही बात है। तो आप देखेंगे साहित्य अकादमी अवार्ड ये तीनों सही है। नमिता गोखले को इंग्लिश लैंग्वेज में कौन सा उपन्यास, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। मेघा मजुमदार को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया अ बर्निंग के लिए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। और दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया सम्राट अशोक नामक नाटक के लिए। तो ये तीनों कथन सही है दोस्तों, और ये आपको होने चाहिए याद, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए, है ना। तो ये हो जाता है। और इसमें एक जो ध्यान ध्यान रखना है, अनीता वच्चर जनी, अनीता वच्छर जानी, ठीक है, वन द चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड फॉर हर बायोग्राफी अमृता शेरगिल। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो चिल्ड्रन लिटरेचर अवार्ड को अमिता वच्छर जानी को ये मिला है। तो ये दोस्तों 25 क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेके, आप लोग जरूर इसको शेयर कीजिए, ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे उसका डिस्कशन करने का। और
अभी अपने आप को प्रेशर से दूर हटाइए, ठीक है। प्रेशर लेने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, और मेहनत आपने की है उसका फल जरूर मिलेगा। स्ट्रेटेजिक काम इस समय कीजिए, रणनीतिक रूप से चीजों को सेलेक्ट करके, ये नहीं कि मैं ये भी पढ़ लूंगा, मैं वो भी पढ़ लूंगा, मैं सारा पढ़ लूंगा। इस लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए कि आपके पास समय लिमिटेड है, अपनी चीजों को करते रहिए और निश्चित ही आप लोग सफल होंगे। फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।